हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत की खोज कैसे हुई थी और किसने किया था। तो चलिए भारत के अनोखे इतिहास को जानते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालिकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा। दोस्तों, ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अक्सर लोगों के मन में विचार आ ही जाते हैं कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद मौर्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत की आदि सभाओं राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी को कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो वो हमेशा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते हैवल दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालिकट तट पहुंचकर एक समुद्री रास्ता निकाला, जिसे मुख्य रूप से भारत की खोज माना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत कृषि जैसे उत्पादों के लिए बहुत ही मशहूर था, खासकर मसालों के लिए, जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत ही मशहूर था। इसी कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब जैसे देशों के बीच होड़ लगी थी। उस समय भी प्रमुख देश जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार तो होता था, लेकिन स्थलीय मार्ग द्वारा ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे। मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार करने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन जब यूरोपी लोग भारत की दौलत के बारे में सुनते थे, तो वो भारत पहुंचने के लिए उत्सुक हो जाया करते थे। इसीलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। लेकिन कई सालों की मेहनत और प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर कुछ अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ती थीं। जैसे कि कई लोगों का मानना था कि अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी। इसलिए कुछ समुद्री नाविक समुद्र में लंबा सफर नहीं किया करते थे। लेकिन सन 1460 के दशक पुर्तगाल के साइंस शहर में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्र मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिए। आखिर कैसे शुरू हुआ था भारत की खोज का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म साइंस शहर में हुआ था। उनके पिता एस्तेवा भी एक अच्छे नाविक एवं समुद्री खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और एक यात्रा के माहौल में बीता था। फिर सन 1480 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली सैनिकों में शामिल हो गए और यहीं पर उन्होंने लंबी यात्रा करना और नाव चलाना सीखा। उस समय पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी द नेविगेशन नाम से जाना जाता था। उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तक खोजों का आर्थिक सहायता प्रदान किया था, जिस वजह से यही कारण था कि बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को खोजने की कोशिश किया करते। और इसके चलते सन 1887 में पुर्तगाल की एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोम्यू डाइस ने यह पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद वास्को डी गामा समुद्री यात्राओं और खोजों में गहरी रुचि रखते थे। वह जानते थे कि यदि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीका भूमि के लास्ट में जुड़ते हैं, तो वो अफ्रीका से अधिक दूर पश्चिम कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पहुंचने का मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई 1897 को वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों पर 170 आदमियों की दल के साथ पुर्तगाल के
लिस्बन शहर से यात्रा शुरू किए। वो खुद 200 टन वजनी सैन कैब्रियल जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पाउलू को सौरफाइल नामक जहाज को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मोरक्को देश से निकलकर स्थित कैनवी देश से गुजरते हुए द्वीप समूह पर रुका और वहीं 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें कि वो अपने साथ जहाज पर पत्थरों का स्तंभ लाया करते थे, जिससे वे अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित कर देते थे, जिससे कि उन्हें वापस आते टाइम रास्ते की जानकारी हो सके। वास्को डी गामा ने गिने की घड़ी की समुद्र धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर का एक लंबा चक्कर लगाया। फिर केप ऑफ गुड होप की दौड़ के लिए पूरब की ओर एक मोड़ ले लिया। दोस्तों, ये भारत की प्रमुख और पहली सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा। उस जगह को स्वेंट हेलविन के नाम से जाना जाता था। उस समय स्वेंट हेलविन का मौसम बहुत ही खराब था। वहाँ पर तेज हवाएं और समुद्र की लहरें थीं, जिस कारण वास्को डी गामा और उनका ग्रुप 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा हो जाने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने उस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचे तो तभी उन्होंने महसूस किया उनका भारत तक का मार्ग खोजना हकीकत में तब्दील हो सकता है। और उस मार्ग को पहचानने के लिए वहां एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिसमस आने तक वह दक्षिण अफ्रीका के नटाल तट पर पहुंच गए। वास्को डी गामा और उनका बेड़ा धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हुआ। बीच में लगभग 1 महीने तक वहीं रुककर जहाज़ों के मरम्मत का काम किए। फिर 2 मार्च 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। पहली बार वास्को डी गामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरे तो वहाँ के निवासियों से मिला तो उन्हें लगा कि पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान हैं और इसलिए उन्होंने उनकी बहुत मदद की। वास्को डी गामा का मोजाम्बिक में एक पड़ाव डालना काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। वहाँ पर उन्हें समुद्र के मीनारे बंदरगाह पर सोने चांदी व मसालों से भरा हुआ एक जहाज दिखाई दिया। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी समुद्र तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा का पूरा विश्वास हो गया कि वह सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश किया तथा यात्रा की एक और महत्वपूर्ण ठहराव मोम्बासा के ही मालिंदी में ही लंगा डाल दिया। मालिंदी में वास्को डी गामा की मुलाकात कांजी मलन नामक एक ऐसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिमी कालिकट तट जाने तक का मार्ग जानता था। उस गुजराती नाविक को जानकारी होने के कारण वास्को डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में मिला लिया और फिर लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद, जो कि 20 दिन की यात्रा थी, धीरे धीरे भारत का घाट पहाड़ दिखने लगे। 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम कालिकट तट बंदरगाह पर पहुंच गए। कालिकट तट स्थानीय राज नाविकों के द्वारा वास्को डी गामा का काफ़ी अच्छी तरह स्वागत किया गया और वो वहाँ पर 3 महीनों तक रहे और भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा किए। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और उस कालिकट तट पर उतरने के बाद भी काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में लोगों के बीच अभी भी सहमति नहीं हो पाई है। 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लिस्बन लौट आए। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्को डी गामा लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी और इस लंबी साहसी यात्रा में उनके कुल 170 साथी थे।
जिनमें से केवल 116 की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की इस सफलता से पुर्तगाल के राजा बहुत ही प्रसन्न हुए, जिसके कारण उन्हें एक बार फिर 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा गया। इतिहासकारों का मानना है कि जब वास्को डी गामा विभिन्न प्रकार के मसालों रेशम के साथ अपने पुर्तगाल लौटे तो वो केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा लिए। दोस्तों, 1524 में मृत्यु कालीकट में तब हो गई जब वह तीसरी बार भारत यात्रा पर थे और कई इतिहासकारों के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच एक समुद्र मार्ग खोज किया। तब डी गामा का नाम यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था। उनकी ये साहसिक यात्रा सभी यूरोप देशों में होने लगी तथा धीरे धीरे अन्य देशों में भी उनके द्वारा खोजे गए रास्तों में अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से पुर्तगालियों के बीच डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए। उसके बाद आगे की दशक में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे भारत देश यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।